16वीं सदी का वो आखिरी साल जब दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। यही वजह है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक था। वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी। दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल ब्रिटेन में तैयार होता था। उस वक्त ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां, जिनमें पुर्तगाल और स्पेन भी शामिल हैं, व्यापार के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर संतुष्ट हो जाया करते थे। उसी दौरान ब्रिटिश व्यापारी रॉल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि का पता चला। भारत के बारे में रॉल्फ फिच की जानकारी के आधार पर जेम्स लेकेंस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवर को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया। उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 में एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्व एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता में। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पैर जमाने से लेकर अब तक का पूरा इतिहास डिटेल में जानेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। भारत में ईस्ट इंडिया के कदम पड़ते ही इतिहास ने नया रुख लेना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 1608 से। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने गुजरात के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को खड़ा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की घोषणा कर दी। यह वो दौर था जब हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगालियों का दबदबा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक नया अध्याय लिखने जा रही है, लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मुगल थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की कमान औरंगजेब और जहांगीर के हाथ में थी। फेमस हिस्टोरियन विलियम डैलरिम्पल लिखते हैं कि हॉकिंस को यह बात समझ आ चुकी थी कि मुगलों से युद्ध लड़ने की गलती नहीं की जा सकती। मुगलों के रहते अंग्रेजों को अपनी मर्जी के मुताबिक कारोबार करना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए शुरू हुआ मुगलों को मनाने का दौर। हॉकिंस मुगलों की राजधानी आगरा पहुंचे। कम पढ़े लिखे हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन असफल रहे। उसके बाद ब्रिटिश संसद के सदस्य थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजा गया। थॉमस रो 1615 में आगरा पहुंचे और बादशाह को तोहफे दिए। इसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब थी। जहांगीर नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करें, इसीलिए जब भी वे बादशाह से कारोबार की बात करने आते तो बादशाह कारोबार की जगह उनसे घोड़े, कलाकृतियां और शराब की चर्चा करने लगते। करीब 3 साल की जी हुजूरी के बाद थॉमस रो को सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर दस्तखत कर दिए। यह तय हुआ कि कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह के साथ सामान खरीदने और बेचने की अनुमति रहेगी। इसके बदले में उनसे यूरोपीय उत्पाद भारत को देने की
बात कही गई। साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया को लड़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों को जंग में हराकर बंगाल के तटीय क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार का सामना मुगलों से हुआ। क्योंकि मुगल बादशाह की सेना पहले से तैयार थी, इसीलिए जीत भी उन्हीं को हासिल हुई। इतना ही नहीं, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सूरत के कारखाने बंद कर दिए गए। कर्मचारियों के साथ कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। नतीजा, ईस्ट इंडिया के पास मुगलों से माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। ब्रिटिश सम्राट ने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से माफी मांगी और बादशाह ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का दबदबा घटता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख सैनिकों की फौज थी। उसका इस्तेमाल भारत के कई हिस्सों में कब्जा करने के लिए किया जा रहा था। धीरे धीरे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन हो गया। इतिहासकार सैयद हसन रियाज लिखते हैं कि यह वो दौर था जब एक लाइन लोगों की जुबान पर रहती थी, दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुकूमत कंपनी बहादुर का। धीरे धीरे मुगलिया शासन का अंतिम दौर करीब आने लगा। जो भी धन मुगलों की पिछली पीढ़ियों ने एकत्रित किया था, वे सब शाही परिवार की विलासिता में खर्च होने लगा। यहीं से मुगलों का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया। कमजोर होते मुगलों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। यहीं से अंग्रेजों का देश में कब्जा बढ़ते गया और ताकत भी। विलियम डैलरिम्पल अपनी बुक द अनार्की, द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में एक निजी कंपनी ने अपनी थल और नौसेना के जरिए 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश को गुलाम बना लिया। वो देश भारत था। 1764 की बक्सर की लड़ाई कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुई। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। बहरहाल अब यह दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों की गिनती तक में नहीं ठहरती। भारतीय मूल के संजीव मेहता ने 2010 में $15 मिलियन यानी 120 करोड़ रुपए में ईस्ट इंडिया को खरीद लिया। एक हिसाब से कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी, भले ही यह भारतीय न होकर अंग्रेजों की थी। इसी कंपनी ने भारत को गुलामी की बेड़ियां भी पहनाई थी। एक समय यह कंपनी एग्री से लेकर माइनिंग और रेलवे तक सारे काम करती थी। अब मजेदार बात यह है कि भारत को गुलाम बनाने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता हैं। संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। अभी यह कंपनी चाय, कॉफी, चॉकलेट आदि ऑनलाइन बिक्री करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।